पिछले 10-11 महीने में इंटरनेशनल फंड के बारे में कई सूचनाएं सोशल मीडिया पे आईं और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है, ये सूचनाएं एक दूसरे के विरोधाभासी थी। जैसे जून-जुलाई 2022 में एक सूचना आई थी, सोशल मीडिया बहुत वायरल थी कि जिसने इंटरनेशनल फंड में पैसे लगाए वो डूब गया। अभी जनवरी-फरवरी 2023 में सूचनाएं आई कि उनके लिए सुनहरा अवसर आ गया, जो इंटरनेशनल फंड में पैसे लगा सकते हैं वो लगाएं। अब 6-8 महीने के दौरान एक पर्टिकुलर फंड में पैसे लगाने से वो डूब गया था और 4 महीने के बाद या 8 महीने के बाद उसी फंड में पैसे लगाने से सुनहरा अवसर आ गया। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। जब मुझे समझ में नहीं आती है तो कॉमन इन्वेस्टर्स को भी, मैं भी एक कॉमन मैन, कॉमन इन्वेस्टर्स को भी ये दुविधा होती है, यदि इंटरनेशनल फंड पे उसको कुछ डिसीजन लेना पड़े तो उसको क्या करना चाहिए। इन्हीं बातों के सवाल ढूंढने के लिए आज हम इंटरनेशनल फंड के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के थ्रू कुछ सवाल ढूंढेंगे कि क्या इंटरनेशनल फंड को हमारे पोर्टफोलियो में जगह मिलनी चाहिए, यदि हाँ तो हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक चीज़ दोहराना चाहता हूँ जो बार बार रिपीट करता हूँ, ज़रूरतें हर इन्वेस्टर्स की अलग अलग होती हैं। हो सकता है इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो को ज़रूरत हो सकता है हमारे लिए इंटरनेशनल फंड हमारे पोर्टफोलियो को ज़रूरत नहीं हो। सो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई पर्टिकुलर फंड हर इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी हो। सो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये फंड आपको लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एनालिसिस करें और यदि आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में इसकी ज़रूरत है तो आप ये देखें कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस फंड में किस इंटरनेशनल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उन कारणों की जिनके कारण हम ये निर्णय लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इन कारणों के पर बात करने के पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया का पोजीशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 5 कंट्रीज में आता है। इसका मतलब कि टॉप 5 कंट्रीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ग्लोबल मार्केट में, उसमें इंडिया भी आती है। यह सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके आगे जब हम बात करते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन केवल 3 से 4% है, इसका मतलब कि टॉप 4 कंट्रीज जो हैं उनका ग्लोबल मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन 96 to 97% है और इंडिया का मात्र 3 to 4% है। इसलिए इंडिया 5वें पोजीशन पे आता है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल फंड को अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखते हैं या क्यों नहीं रखते हैं। रखने का सबसे पहला कारण, हम हमेशा चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ये डाइवर्सिफिकेशन जो है फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क होता है और ये डाइवर्सिफिकेशन कई तरह से होता है। अक्रॉस सेगमेंट वाइज, जैसे हम बात करते हैं कि मिड कैप भी रखें, स्मॉल कैप भी रखें, लार्ज कैप भी रखें और सारे कैप्स रखें, सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करते हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन का बेस है वो ज्योग्राफी वाइज है, बिकॉज ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वहाँ का जो मार्केट है वो अलग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द यूएस मार्केट और यूरोप का मार्केट की बातें करते हैं तो उनका जो मूवमेंट है, हो सकता है उनका मूवमेंट इंडियन मार्केट के हिसाब से अलग हो। इसलिए फॉर डाइवर्सिफिकेशन हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हमें अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए जस्ट टू मैनेज द रिस्क। दूसरा कारण है बहुत सारे लार्ज बिजनेस लाइक ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे सेक्टर्स के जो बड़े बिजनेस हैं वो यूएस और यूरोप में ही हैं। और यदि हम चाहते हैं कि इन बिजनेस में हम पार्टिसिपेट करें और इसका कुछ फ़ायदा उठाएं, हमें इंटरनेशनल फंड में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट और हिडन फैक्ट्स है करेंसी डिप्रिसिएशन। ये करेंसी डिप्रिसिएशन लोग सोचते होंगे बात में म्यूचुअल फंड की कर रहा हूं, अचानक ये फॉरेन एक्सचेंज की बातें होने लगी। फ्रेंड्स, हम इंटरनेशनल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, हालांकि हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल रुपी,
इंडियन करेंसी के हिसाब से, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, इस जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वो करती है डॉलर में। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने $1 या 82-83 के हिसाब से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और म्यूचुअल फंड ने आपके बिहाफ में $1 इन्वेस्ट कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, और कल यदि इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करती है और ये ₹82 से डिप्रिशिएट करके ₹85 हो जाती है, और जिस स्टॉक में, जिस कंसर्न में आपके म्यूचुअल फंड ने आपके $1 इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं होता, लेकिन इवन आफ्टर दैट, ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन करेंसी, आपका जो ₹82 था वो ₹85 अपने आप ही हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल लेता हूं कि 1/1/2022 को $1 ₹74 74.48 रुपीज के पास आसपास था, और कल के दिन यानी 1 जून 2023 को ये ₹82.668 थे। फॉर एग्जांपल, यदि किसी ने $1 मीन्स ₹74 74.84 रुपीज 3 जनवरी 2022 को इंटरनेशनल मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया होगा, और जिस कंसर्न में, जिस सेक्टर में, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, मान लीजिए उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं है, इसके बावजूद उस $1 की कीमत आज के दिन में ₹82 82.668 रुपीज हो जाते हैं। इसका मतलब विदाउट एनी एप्रिसिएशन और द परफॉर्मेंस इन द कंसर्न स्टॉक्स ड्यू टू करेंसी डिप्रिसिएशन, ये एडवांटेज, ये एप्रिसिएशन हमें इंडियन करेंसी में मिलता है, ये एक एडेड एडवांटेज है। और यदि जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो स्टॉक यदि अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आपका एडिशनल बोनस है। अब हम बात करते हैं कि जो फंड्स अवेलेबल हैं इंडियन इन्वेस्टर के पास थ्रू म्यूचुअल फंड, उनको इन्वेस्ट करने के क्या क्या वे हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट किया, मीन्स किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस म्यूचुअल फंड ने डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया विदाउट एनी मेडिएटरी इंटरमीडिएरी, कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन है इनके पास कि ये एक अदर फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उस रूट को, दिस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम फीडर रूट कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, एक तरीका है इंडियन म्यूचुअल फंड के सामने कि वो सीधा वो उस फंड को इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करे और जो एप्रिसिएशन मिले उसको ले। दूसरा तरीका है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है तो वो किसी और फंड में इन्वेस्ट कर दे और वो फंड इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इस रूट को बोलते हैं फीडर रूट। कुछ और सूचनाएं दूं, इसकी लिमिट क्या है, क्या हम जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आज के दिन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो सीलिंग लिमिट है वो $7 बिलियन है। इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बता दूं, फरवरी मार्च 2022 में चूंकि इंटरनेशनल स्टॉक्स स्पेशली नेटफ्लिक्स और कुछ और स्टॉक्स जो थे वो काफी अप्रिशिएट कर गए थे, मेटा वगैरह थे उसमें काफी अप्रिशिएट किए थे, और जिसके कारण विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यूएशन काफी हाई होकर करीब करीब वो 7 बिलियन के आसपास पहुंच चुके थे। इसलिए रिजर्व बैंक सेबी ने इनको एक इंपोज किया इस पर एक रेस्ट्रिक्शंस कि इसके आगे फर्दर पर इन्वेस्ट नहीं हो सकता है इंटरनेशनल फंड में। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल मई जून में बहुत सारे इंटरनेशनल फंड ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया, एंट्री बैन कर दी फॉर द परचेज ऑफ द यूनिट्स। लेकिन आफ्टर 4-5 मंथ्स फिर वो डिवेल्युएट हुए और फिर वो लिमिट 7 बिलियन से नीचे आ गई, जिसके बारे में फिर सूचना दी गई कि आप फर्दर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये 7 बिलियन का जो लिमिट है ये ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज लिमिट है, लेकिन एएमसी वाइज भी लिमिट अलग अलग होती हैं। यदि आप इन्वेस्ट किसी म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो आपको उस एएमसी का लिमिट देखना पड़ेगा कि क्या वेदर इट इज ओपन फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट या वो अपनी लिमिट के सीलिंग पर पहुंचे हुए हैं। इसके हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि किस एएमसी में आपको इन्वेस्ट करना है। एक और इसका है जो डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसका रिडम्पशन नॉर्मल को अभी आज के दिन में 1 फरवरी 2023 से इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन T+2 डेज में होता है। इट मीन्स यदि आप फर्स्ट को आप रिडीम करते हैं और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही दिन
बिजनेस डे है तो आपके वो रिडेम्पशन का अमाउंट आपके अकाउंट में थर्ड डे में पहुंचेगा। आज के दिन में स्थिति थी, इसके 1 फरवरी 2023 के पहले ये T+3 हुआ करते थे, लेकिन इंटरनेशनल फंड में क्योंकि सेटलमेंट का इशू आता है तो इट मे वेरी फ्रॉम T+4 या 5 डे और इवन मोर। तो आपको उस यदि किसी AMCs में किसी इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो आपको वहां जाके देखना पड़ेगा इनका रिडेम्पशन पीरियड 4 दिन है, 5 दिन है या इससे अधिक है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज टैक्सेशन। हालांकि इंटरनेशनल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते, इंटरनेशनल स्टॉक में इन्वेस्ट करते, लेकिन फॉर द टैक्सेशन पर्पस हिंदुस्तान में जो उसका टैक्सेशन है वो डेट फंड के हिसाब से टैक्सेशन होता है। इसका मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से इंडेक्सेशन का एडवांटेज जो था इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड खत्म कर दिया। इसका मतलब जितना भी अमाउंट एप्रिसिएट करेगा उस एप्रिसिएटेड अमाउंट पे आपके पर्सनल स्लैब के हिसाब से टैक्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 30% आपने 1 लाख रुपए लगाए आज से 6 महीना पहले और वो 1 लाख एप्रिसिएट करके 1,50,000 हो गए तो और आपका पर्सनल स्लैब 30% है, इसका मतलब उस 50,000 पे जो टैक्सेशन होगा वो 30% के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपको। जो 20% में होगा उसका लायबिलिटी 20% में होगा। इसका मतलब इंटरनेशनल फंड का टैक्सेशन इट फॉलोज द टैक्सेशन रूल ऑफ डेट फंड जो हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी तक की चर्चा के हिसाब से यदि हमें लगता है कि इंटरनेशनल फंड को हमें अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए तो अब अगला सवाल होता है कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये फंड के सिलेक्शन के लिए हमने 3 पैरामीटर्स लिए हुए हैं। ये लिए 3 इयर्स का CAGR, 5 इयर्स का CAGR, 10 इयर्स का CAGR, उस पर्टिकुलर फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट और वो कितना पुराना फंड है। इसके लिए आउट ऑफ 4 फंड्स चौथा पोजीशन में जो फंड है वो है इन्वेस्को का ग्लोबल इंटरनेशनल फंड, जिसका कि 3 इयर्स का CAGR 13.76% है, 5 इयर्स का 12.71% है। और चूंकि इसकी एज केवल 9 इयर्स ही है इसीलिए 10 इयर्स का XIRR इसका अवेलेबल नहीं है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इट इज ए मियर 16 करोड़। थर्ड पोजीशन पे रखा है हमने DSP वर्ल्ड माइनिंग, जिसका कि 3 इयर्स का CAGR 7.25%, 5 इयर्स का 13.96%, 10 इयर्स का 11.53% और इसका AUM थोड़ा सा अधिक 191 करोड़ है और इसकी एज 10.33 इयर्स है, मतलब 10 साल 4 महीने। सेकेंड पोजीशन पे है DSP US फ्लेक्सिबल इक्विटी, जिसका 3 इयर्स का CAGR 10.82%, 5 इयर्स का 14.14%, 10 इयर्स का 13.93% और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इट इज 795 करोड़। हालांकि 795 करोड़ भी काफी बड़ा साइज नहीं है, लेकिन यदि हम तुलना करते हैं इन्वेस्को और DSP वर्ल्ड माइनिंग से हमें यह बेहतर फंड लगता है, बड़ा फंड लगता है और इनका भी एज 10 साल 4 महीने है। एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड मींस इंटरनेशनल फंड में मेरे विचार से जो सबसे अच्छा फंड है वो है ICICI US ब्लू चिप, जिसका 3 इयर्स का XIRR 12.79%, 5 इयर्स का 15.39%, 10 इयर्स का 15.12% और इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट आज के दिन में 2,560 करोड़ है। इसकी तुलना यदि इन्वेस्टरों से करते हैं तो लगता है काफी बड़ा है। हालांकि इंटरनेशनल फंड में ये बड़े AMCs में आते हैं और इनका एज 10.42 इयर्स, इसका मतलब 10 साल 5 महीने है। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट करता हूं, सबसे पहला जरूरत है या नहीं है ये आप खुद निर्णय लेंगे। यदि लगता है कि इंटरनेशनल फंड को आपके पोर्टफोलियो की जरूरत है देन यू मस्ट इन्वेस्ट इन द ICICI US ब्लू चिप फंड। यदि लगता है कि इंटरनेशनल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देना चाहिए तो आपको आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय केवल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन और उसके टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए अंतिम निर्णय केवल आपका।